गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है अभी आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आइए अपने इस आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने आंसर स्टार्ट किया था ओसीएम के चैप्टर में। तीसरा क्वेश्चन हेनरी फेयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कुछ 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था बच्चों उसमें यूनिटी ऑफ कमांड, सेकंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर आपने पढ़ा था इक्विटी, फिर आपने पढ़ा था division of work and thereafter authority and responsibility, last one was remuneration। ऐसे 6 पॉइंट्स आपने पढ़े थे। मैंने कहा था उनको रिवाइज करो, इवन आपने टेस्ट भी दिया रहेगा। ओके नाउ अभी आपके सामने है बच्चों 7वां पॉइंट, दैट इज एस्परेट डे कॉप्स। अब एस्परेट डे कॉप्स का मतलब समझने के पहले ये समझो, आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में डाउन फील किया रहेगा, बहुत सैड महसूस करते होंगे आप कभी। तब देखो अपने पेरेंट्स, अच्छे दोस्त या फिर इवन टीचर्स हमें बहुत इनकरेज करते हैं कि यस नहीं भाई तू कर सकता है करके, तुझ में वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, बराबर है, तू काफ़ी बढ़िया कर सकता है। ऐसा बहुत अच्छे बोलने वाले लोग अपने आजू बाजू में रहते हैं जो अपना मनोबल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब अपना स्पिरिट बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि अभी हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये पॉइंट बच्चों उसी स्टेटमेंट पे रोशनी डालता है। एस्परेट डे कॉप्स का मतलब होता है, सबसे पहले दिया पहला लाइन, टीम स्पिरिट, बराबर है। मतलब आप एक टीम में काम कर रहे हो तो उस टीम का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना। ये काम किसका है? सेकंड सेंटेंस फेयल्स आप कहते हैं मैनेजर शुड कल्टीवेट। मैनेजर्स का काम है कि डेवलप करना, कल्टीवेट करना। क्या कल्टीवेट करना? टीम स्पिरिट। किसके बीच में? अमंग सबॉर्डिनेट्स। उसके अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं उनकी हमेशा हौसला अफजाई करना, उनको हमेशा उनकी तारीफ़ करना, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनकी प्रशंसा करना। ये काम मैनेजर्स का है, ऐसा फेयल्स साहब कहते हैं। फ़ायदा क्या होता है ये करने से? ये सब टीम मिलके अगर काम कर रही है, सभी लोग जोश में काम कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या होता है बच्चों? इम्प्रूव होती है इफ़िशियंसी। 11 के 11 प्लेयर्स अगर उस ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त और मन लगा के अगर खेलते हैं तो टीम जीत के आती है। 1 या 2 प्लेयर्स भी अगर अंडर प्रेशर गलतियां करते हैं तो टीम हार जाती है। और इसीलिए कैप्टन का काम होता है कि मनोबल हमेशा बढ़ाए रखना। और इसीलिए आपने सुना रहेगा, देखो धोनी कितनी बार बोलता होगा, कम ऑन भज्जी, कम ऑन भज्जी, भज्जी कम ऑन। क्या भजिया नहीं खानी है उसको भज्जी का मनोबल बढ़ाना है ताकि वो बेहतरीन बॉल डाले और विकेट मिल सके। अंडरस्टूड? तो पहला सेंटेंस वापस से एक बार, एस्परेट डी कॉप्स का मतलब बच्चों टीम स्पिरिट। फेयल्स आप कहते हैं ये काम किसका है? फेयल्स सेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर, या मैनेजर शुड कल्टिवेट। क्या कल्टिवेट मतलब बच्चों? डेवलप करना, लाना, ब्रिंग। क्या लाना चाहिए? टीम स्पिरिट लाना चाहिए। किसके बीच में लाना चाहिए? अमंग सबॉर्डिनेट्स। अच्छा, ये टीम स्पिरिट से फ़ायदा क्या होता है? सब लोग मिलके काम, घर में भी देखो सब लोग मिलके काम करेंगे, काम फटाफट हो जाता है। तो इसलिए दिया टीम स्पिरिट क्या करता है? इम्प्रूव्स द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जोड़ सकते हो आप। मतलब क्या करना चाहिए? मतलब सभी लोग मिलके एक ही उद्देश्य की तरफ काम करना चाहिए। 11 के 11 प्लेयर क्या करते हैं? उनका सबका उद्देश्य एक ही होता है कि भाई ये मैच जीतनी है। सो दे ऑल मस्ट वर्क ऑन सेम ऑब्जेक्टिव। एक ही ऑब्जेक्टिव के पीछे सब लोग काम करना चाहिए। और फ़ायदा देखो क्या होता है बच्चों, अंत में आपके लिए भी एकदम प्रोफाउंड स्टेटमेंट है ये, सच टीम वर्क लीड्स टू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट स्टेटमेंट है बच्चों ज़िंदगी में कि अगर टीम वर्क से काम करोगे, सभी के साथ में मिल के काम करोगे, तो आप हार्डवर्क करने लग जाओगे, क्योंकि आपको लेज़ी फिर कोई बोलेगा ही नहीं। और जब आप हार्डवर्क करना चालू करोगे ज़िंदगी में, तो तभी आपको मिलेगा बच्चों सक्सेस। तो याद रखो पॉइंट का नाम, स्पेलिंग एस्परेट डी कॉप्स का मतलब टीम स्पिरिट। किसका काम है टीम स्पिरिट लाना? मैनेजर्स का काम है टीम स्पिरिट लाना, कल्टीवेट करना टीम स्पिरिट। किसके बीच में? अमंग सबॉर्डिनेट्स। फ़ायदा, टीम वर्क इम्प्रूव्स द इफिशियंसी। सेकेंड फ़ायदा, दे ऑल मस्ट वर्क ऑन सेम ऑब्जेक्टिव। जब सब लोग मिलके काम करेंगे एक ही उद्देश्य की तरफ, तब फ़ायदा होगा। लास्ट में फ़ायदा, सच टीम वर्क लीड्स टू हार्ड वर्क। टीम वर्क से बच्चों आता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से आता है सक्सेस। ओके
अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बदल दी है, बहुत आगे गए ज़िंदगी में बच्चों। डिसिप्लिन जो सबसे पहले घर में हमें हमारे मॉम डैड ने सिखाया, माँ पिताजी ने सिखाया, बड़े भाई बहन ने सिखाया, फिर टीचर्स लोग ने सिखाया, बराबर। डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चों उन्हीं को सक्सेस मिलता है, इतना भी याद रखो। इसलिए फ़याल साहब कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में शिस्तबद्धता पहले होनी चाहिए, शासन होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। और ये करवाने का, ये लाने का काम भी मैनेजर्स का है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े करेंगे तब छोटे उनका अनुकरण करते हैं। जब बड़े ही गलतियां करेंगे तब छोटे कहाँ से करेंगे? वो तो उल्टा आपको सवाल पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, और अगर आपने नहीं किया तो हमें मत सिखाइए, हाँ या ना? यस। और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट में कहा जाता है कि पहला ही स्टेटमेंट में कहा जाता है कि फ़याल साहब कहते हैं, फ़याल साहब सुझाव देते हैं कि देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एकदम बेहतरीन लेवल का डिसिप्लिन शासन होना चाहिए। और ये कहाँ से दिखना चाहिए? देखो दिया है, इट मस्ट फ्लो, इसका बहाव आना चाहिए, मतलब ये दिखना चाहिए। कहाँ से दिखना चाहिए? फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडल लेवल एंड मिडल लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो बच्चों। मैंने डायरेक्ट टॉप लेवल टू लोअर लेवल लिखा है, मतलब जब बड़े करेंगे तब आपको उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो देख के सीख गई कि भाई इतना बड़ा आदमी अगर ये कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे अपना काम कर रहा है, तो हमें भी तो करना चाहिए, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और इसीलिए फ़याल साहब कहते हैं, वापस एक बार बच्चों, फ़याल सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? कि देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन, बेहतरीन लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए। कहाँ पे? इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ से दिखना चाहिए? ये टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जा रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। इट मस्ट फ्लो, इट मस्ट फ्लो, इसका बहाव आना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर क्रिकेट के कैप्टन हो तो कैप्टन में पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। कैप्टन को सही ढंग से पहले बात करने के लिए आनी चाहिए, इनकरेज करने के लिए आना चाहिए। कैप्टन खुद पहले मेहनती होना चाहिए, उसमें टैलेंट होना चाहिए, तो दूसरों को बोल सकता है मेहनत करने के लिए। आगे बच्चों, एम्प्लॉयज़ क्या कर, डिसिप्लिन होना मतलब क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? मतलब एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तब हम कहेंगे डिसिप्लिन है। और मैंने ऊपर भी हमने कहा है कि भाई हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा। सेम यहाँ पे डिसिप्लिन में रहोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन से आपकी काम करने की क्षमता क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। देखो आपने अगर मान लिया कि नहीं, चाहे जो भी हो मुझे 4 या 5 घंटे रोज़ मेहनत करनी है, तो आपने शेड्यूल बना लिया। शेड्यूल के अनुसार आपने 2 घंटा 1 घंटा ऐसा 5 घंटे के 3 स्लॉट बना के अगर आपने क्या किया, पढ़ना अगर चालू किया और अपने आप को डिसिप्लिन में रखा कि नहीं, चाहे जो भी हो, कितनी भी अच्छी मूवी आ जाए, बाहर के मेरे फ्रेंड्स कितना भी मुझे बाहर बुलाए, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी। उसको डिसिप्लिन कहते हैं बच्चों। ना बोलना सीखो ज़िंदगी में। अभी जब ना बोलोगे आप अपने प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि अभी का आपका साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ना बोलोगे तो आप डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे तो इफ़िशिएंसी बढ़ेगी, इफ़िशिएंसी बढ़ेगी तो आपको सक्सेस मिलेगा, अच्छा परसेंटेज आएगा। और जब अच्छा परसेंटेज आएगा, वही आपके दोस्त जो आपसे नाराज़ थे आपसे अच्छे से बात करना भी चालू करेंगे, समझे? और इसीलिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। वापस पॉइंट पे, फ़याल साहब सजेस्ट करते हैं क्या? कि देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन। कहाँ पे? इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से इसका बहाव आना चाहिए बच्चों? इट मस्ट फ्लो फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। डिसिप्लिन है कैसे दिखेगा? तब दिखेगा जब एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन का। इसलिए लिखा है एम्प्लॉयज़ मस्ट रिस्पेक्ट किसका? द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या बढ़ेगा? इससे बढ़ेगा इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता, काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोग टाइम पास करेंगे नहीं, बराबर है, और इसके वजह से काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इफ़िशियंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इवन आप ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे लिख सकते हो। और इस प्रकार से हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हाँ, पढ़ने का मौका दिया है, ज़रा पढ़ लो दोनों पॉइंट्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स एंड डिसिप्लिन।
टीम स्पिरिट आना ही चाहिए। फ़याल साहब कहते हैं मैनेजर का काम है टीम स्पिरिट लाना अपने सबऑर्डिनेट्स में, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और लोग सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, उससे हार्डवर्क आता है एंड हार्डवर्क से सक्सेस आता है। डिसिप्लिन में फ़याल साहब का सुझाव ये है कि हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन वहाँ पे होना चाहिए और वो दिखना चाहिए टॉप लेवल से लोअर लेवल तक दिखना चाहिए डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज़ सभी नियमों का पालन करने चाहिए और उससे फ़ायदा होता है कि पूरे डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम जंप मारते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ऑन योर स्क्रीन। 9th पॉइंट इज़ इनिशिएटिव। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव? आपने भी बहुत बार ज़िंदगी में इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव का मतलब होता है बच्चों पहल करना, हिंदी में अगर बोलेंगे तो। मराठी में पुढाकार घेणे, इंग्लिश में डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, है ना। दिया भी देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ लो। इनिशिएटिव का मतलब होता है डूइंग वर्क, काम करना विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। कोई ऑर्डर देगा, सूचना देगा, कोई चिल्लाएगा तब आप करोगे, दैट मीन्स यू आर स्टूपिड। बिना बताए अगर अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे तो आप इंटेलिजेंट। इसीलिए जिनको ज़िंदगी का गणित समझ में आ गया है उनके मॉम डैड उनको कभी बोलते ही नहीं कि पढ़ो करके। क्यों? क्योंकि खुद बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा दिन का इन्वेस्ट करते हैं। उनके मॉम डैड कभी चिल्लाते ही नहीं उनके ऊपर, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दे हैव टेकन इनिशिएटिव इन देयर लाइफ, दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी में इनिशिएटिव लेना सीखो। इसका मतलब होता है काफ़ी सारी सजेस्टिंग न्यू आइडियाज़, अपनी नई आइडियाज़ भी आप दे सकते हो मैनेजर्स को। मैनेजर को क्या करना चाहिए? जब कोई नई आइडिया दे रहा है तो उनके इनिशिएटिव को, उनकी पहल की हौसला अफजाई करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। माना उनका आइडिया इतना यूज़फुल नहीं रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि हाँ बढ़िया करते रहो, देखेंगे करके। ऐसे दिया भी देखो, दे शुड वेलकम, स्वागत करना चाहिए न्यू आइडियाज़ एंड सजेशंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स का। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कल जाके बहुत ही बढ़िया सजेशन किसी ने दिया जिससे कंपनी का हज़ारों लाखों रुपया अगर बच रहा है तो हो गया ना काम। तो कंपनी का तो बैठे बैठे फ़ायदा हो गया। जिस काम के लिए कंपनियां बाहर कंसल्टेंसी फ़ीस पे करती है लाखों रुपया, वो तो आपके अंदर के एम्प्लॉय ने ही आपको अगर सजेशन दे दिया तो आपका तो बहुत सारा पैसा बच गया। और अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव, ऐसी कोई आइडिया अगर आपको कोई देता है आपका एम्प्लॉई, तो फ़याल साहब कहते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव को मस्ट बी प्रॉपरली रिवॉर्डेड। मतलब ऐसे इनिशिएटिव या ऐसी आइडिया जिसने दी है उसको आपको सम्मानित करना चाहिए, उसको आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, सबके सामने उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि बाकी लोग भी इनकरेज हो जाए इनिशिएटिव लेने के लिए। तो इनिशिएटिव लेना मतलब बच्चों खुद काम करना बिना इंस्ट्रक्शन के। घर में देखो ना, आपको बोलना पड़ता है क्या कि खाना खाने के लिए, फ्रिज खोलने के लिए आप परमिशन लेते हो? नहीं, खुद करते हो, दैट इज़ इनिशिएटिव। मगर वैसे ही आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए, वैसे ही आपको अपनी इंग्लिश भी सुधारनी चाहिए, वैसे ही आपको अपने बहुत सारी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ डेवलप करनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, बराबर कि नहीं? तो उसको इनिशिएटिव बोलेंगे। तो ये इनिशिएटिव जैसे फ़याल साहब कहते हैं मैनेजर करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स को भी ये पहल ज़िंदगी में करनी चाहिए। वापस एक बार बच्चों, इनिशिएटिव का मतलब होता है डूइंग वर्क, काम करना बिना सूचना के। क्योंकि जो रेगुलर काम है उसके लिए आपको मैनेजर जब आएगा बोलेगा तब मैं करूँगा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है रोज़ का काम क्या है, वो आपको बिंदास करना चाहिए। इट ऑल्सो मीन सजेस्टिंग न्यू आइडियाज़, फुल स्टॉप है वहाँ पे। आगे मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर मस्ट इनकरेज, मैनेजर को प्रशंसा करनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स की टू टेक इनिशिएटिव, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। दे शुड वेलकम द न्यू आइडियाज़ एंड सजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। जब कोई सबऑर्डिनेट अगर आइडिया सजेशन दे रहा है तो चाहे वो आइडिया सजेशन यूज़फुल रहे या ना रहे,
उसका स्वागत करना चाहिए, और अच्छा रहा तो सच इनिशिएटिव मस्ट बी प्रॉपरली रिवॉर्डेड। बरोबर। अब जो 10वां पॉइंट दिया ना बच्चों, स्केलर चेन, ये स्केलर चेन का पॉइंट सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट भी आती है। तो पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 5 मार्क्स का उन्होंने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पूछे तो ये तो लिखना ही है कंपलसरी आप लोग को। मगर जैसे पिछले बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने स्केलर चेन को 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, और इसी कारणवश मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एलाबोरेट करके, मतलब एक्सप्लेन करके आपको आपके सामने रखा है। जैसे स्केलर चेन का मतलब अगर आप देखोगे तो आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो लाइन ऑफ कमांड। अब लाइन ऑफ कमांड क्या होता है तो आप समझ लीजिए, जैसे कि सब कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो लोग किसको अपॉइंट करते हैं, वो सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को अपॉइंट करते हैं, जनरल मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, जो उनके अंतर्गत और बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के अंडर काम करते हैं बच्चों सुपरवाइज़र, सुपरवाइजर्स के अंडर काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स जो नॉर्मल। ये एक हायरार्की है, इसको तोड़ना नहीं। जिसके अपने घर में अगर आप देखोगे तो डैड, फादर, बराबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर मम्मी, उसके अंडर सुपरवाइज़र आप लोग, है ना, आपकी भी हायरार्की है ना, बड़ा भाई, बड़ी बहन, फिर आप, ऐसे। तो एक चेन है ये। तो घर में तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का झाड़ू वाला मुकेश अंबानी की कार रोक के पगार मांग रहा है, कैसा लगेगा? ये अजीब लगेगा ना। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कमांड कभी तोड़ना नहीं चाहिए। उस झाड़ू वाले का जो सुपरवाइज़र रहेगा, उसका जो बॉस रहेगा, उसको क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। सॉरी, झाड़ू वाला नहीं बोलना चाहिए, सफाई कामगार बोलना चाहिए। तो सफाई कामगार को अपने सुपरवाइज़र को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरा पेमेंट अभी तक मिला नहीं है। ही शुड नॉट कॉन्टैक्ट मुकेश अंबानी फॉर सच पेटी इश्यूज़, करेक्ट। और इसी को बच्चों हम कहते हैं लाइन ऑफ कमांड। फ्योल साहब भी यही कहते हैं कि लाइन ऑफ कमांड को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ कमांड डिसिप्लिन, शिस्तबद्धता लेके आती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फ्योल साहब आगे ये भी कहते हैं कि कल जाके अगर कोई इमरजेंसी वर्क आ गया तो क्या करोगे? तो क्या लाइन ऑफ कमांड को आप फॉलो करोगे? बिल्कुल नहीं। फ्योल साहब का कहना है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब रास्ते पे बच्चों कभी एम्बुलेंस देखी कि अरे तुम लोगों ने क्या कर दिया, एम्बुलेंस अगर पेशेंट रहता है अंदर तो उसका काम है कि उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पे लेके जाना। उसके लिए क्या करती है एम्बुलेंस? उसके लिए एम्बुलेंस अपोजिट रास्ते से भी जाती है, सिग्नल भी तोड़ती है, आवाज़ करते हुए सबको रास्ता देने के लिए मजबूर भी करती है। क्यों? क्योंकि द मेन एम इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ अ मैन और वुमन हु इज़ लाइंग देयर ऑन द बेड ऑफ द एम्बुलेंस। उसकी ज़िंदगी बचाना ये सबसे बड़ी बात होती है, और इसी के लिए नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंचती है। फ्योल साहब वैसा ही कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ गई इमरजेंसी तो लाइन ऑफ कमांड, सिग्नल को देखना नहीं चाहिए, तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको नोट्स में लेके जाता हूँ तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्योल साहब का क्या तरीका है आपको ये पॉइंट सामने लाने का। स्केलर चेन मतलब लाइन ऑफ कमांड दिया है। देयर शुड बी अ लाइन ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में एक लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए। आपका बॉस आपको कौन है ये पता रहना चाहिए, क्योंकि बॉस का भी बॉस रहता है। ओके, आगे लाइन ऑफ कमांड ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन ऑफ कमांड जब रहती है, बराबर, तब डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप भी मुकेश अंबानी के पास नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे? आपका जो बॉस रहेगा उसको बताओगे, उसका बॉस उसके बॉस को मैसेज देगा। इस प्रकार से लाइन ऑफ कमांड से क्या रहता है, हमेशा डिसिप्लिन रहता है। आगे
सच लाइन ऑफ कमांड इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। तो इसको हमने नाम दिया बच्चों, स्केलर चेन का नाम दे दिया है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रृंखला अगर टूट गई तो डिसिप्लिन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो देयर शुड बी अ लाइन ऑफ कमांड, किधर? इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑफ कमांड का फ़ायदा बताओ बच्चों, सेकंड वाक्य, लाइन ऑफ कमांड ब्रिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा वाक्य बच्चों, लाइन ऑफ कमांड का नाम क्या रखा है फयाल साहब ने? सच लाइन ऑफ कमांड इज कॉल्ड एज स्केलर चेन। ठीक है, स्केलर चेन का फ़ायदा क्या है? स्केलर चेन से फ़ायदा क्या होता है कि इससे काम सिस्टमेटिकली चलते रहता है, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस करता नहीं है, काम सिस्टमेटिकली स्मूथली चलते रहता है, स्पीड भी आता है, इफ़िशिएंसी आती है। दिया है देखो, स्केलर चेन हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं, आपको आपका बॉस ही इम्पॉर्टेंट है, बॉस का बॉस इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एंड दैट इज़ वाई आप आराम से वहाँ पे स्मूथली काम कर सकते हो, आपको 1000 लोग को रिपोर्ट नहीं करना है। फ़ायदा क्या होता है बच्चों? इट मेंटेन्स ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम आ जाता है, एक सिस्टम के आने के वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मचती नहीं हो। दिया है देखो, स्केलर चेन का एक ट्रायंगल निकाल के दिया है, जिसमें ये जनरली आपको बताया जाएगा कि स्केलर चेन जो है वो स्केलर चेन प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि जो ट्रायंगल दिया है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है ना, एक स्लोप है, वो स्लोप आप पकड़ लो, एक डिपार्टमेंट है, तो टॉप से लेके लो लेवल तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कभी भी अपनी श्रृंखला नहीं तोड़ेंगे, और सिस्टमेटिकली टॉप लेवल टू मिडल लेवल एंड मिडल लेवल टू लोअर लेवल आपको ऑर्डर आएगी, और जो काम होगा उसका रिपोर्टिंग लोअर लेवल टू मिडल एंड मिडल टू टॉप जाएगा। इसको कहते हैं बच्चों स्केलर चेन। जैसा ये एक डिपार्टमेंट है, राइट हैंड साइड में जो स्लोप जा रहा है वो भी एक डिपार्टमेंट मान लो। क्लियर? ये हो गया सिर्फ स्केलर चेन के बारे में। वापस एक बार कि देयर शुड बी अ लाइन ऑफ कमांड, किधर? इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन ऑफ कमांड को हमने नाम क्या दिया बच्चों? इस लाइन ऑफ कमांड को हमने नाम दिया स्केलर चेन, क्योंकि इसके वजह से बच्चों आता है डिसिप्लिन। और क्या फ़ायदा होता है? स्केलर चेन से फ़ायदा होता है कि काम स्मूथली चलते रहता है। तो स्केलर चेन हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेंटेन कर सकते हो? तो यहाँ पे सिस्टमैटिकनेस मेंटेन कर सकते हो। तो दिया है इट मेंटेन्स ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सिंपल एंड स्मूथ काम के लिए है। मगर जब आगे फयाल साहब कहते हैं, जो मैंने एम्बुलेंस का आपको एग्जांपल दिया था उसमें लिखा है बच्चों कि हाउएवर फयाल सजेस्ट, वो ये सुझाव देते हैं कि स्केलर चेन कैन बी ब्रोकन। स्केलर चेन को, श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। कब? मगर अंडरलाइन करके रखने का, इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अगर इमरजेंसी आई है, आपातकालीन स्थिती आई है, बिकट परिस्थिती आलेली आहे, तर स्केलर चेन तुम्ही तोड़ू शकता। और ये कैसे किया जाए? तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लांक। मतलब इमेजिनरी ब्रिज बनाओ, उस इमेजिनरी ब्रिज में मतलब परमिशन दे दो डायरेक्ट। इस डिपार्टमेंट का एक आदमी उस डिपार्टमेंट के एक आदमी को डायरेक्ट कांटेक्ट जनरली नहीं कर सकता, उसको स्केलर चेन को फॉलो करना होता है, उसको अपने बॉस को बताना होता है। मगर फयाल साहब कहते हैं कि जब आपातकालीन स्थिति आई है, इमरजेंसी आई है, कहाँ किसको बताते रहोगे? आपका काम है डायरेक्टली कांटेक्ट करना, किसको? उस डिपार्टमेंट के उस इम्पोर्टेंट आदमी को जिसके वजह से कंपनी का फ़ायदा हो सकता है या आने वाली अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो दिया है देखो, फयाल सेज एफ कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये जो ट्रायंगल लिख के दिया है इसमें देखो, ये स्केलर चेन ही दिख रही है आपको। जैसे मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में ए से लेके जी तक दिया है देखो बच्चों। तो मतलब जी का बॉस कौन है? एफ का बॉस कौन है? ई का बॉस, डी का बॉस, सी का बॉस, बी का बॉस, ए किसको ऑर्डर देगा? बी किसको देगा? सी को। ऐसे दिस इज स्केलर चेन। अब फयाल साहब ने ऊपर के एग्जांपल में क्या बोला कि एफ को कुछ काम आया जो अलग डिपार्टमेंट में है। एफ को काम किससे आया बच्चों? पी से, जो अलग डिपार्टमेंट में है ना। उसका बॉस कौन है? देखो ओ। मगर एफ को डायरेक्ट काम किससे करके लेना है?
पी से करके लेना है, और बाकी पूरा स्केलर चेन फॉलो करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला जो उपलब्धि आई है, जो मौका आया है, वो चला जाए, या फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कंपनी का अगर फॉलो नहीं किया गया स्केलर चेन। और इसी के वजह से गैंग प्लान की मदद से बिना स्केलर चेन फॉलो किए एफ डायरेक्टली कांटेक्ट किसको करेगा, पी को। इससे फ़ायदा ये होगा, लास्ट वाला सेंटेंस बच्चों, इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी, एनर्जी एंड पेपर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने कल जाके अगर ये अलाउ नहीं किया तो बच्चों ना एफ का नुकसान है ना पी का नुकसान है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। और इसी के वजह से जब इमरजेंसी आती है तब मैनेजमेंट का काम है कि उन 2-3 जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का मौका देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का ही टाइम, मनी, एनर्जी, पेपर वर्क क्या हो जाता है बच्चों, बच जाता है। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि लाइन ऑफ कमांड होना चाहिए। लाइन ऑफ कमांड से क्या आता है बच्चों, डिसिप्लिन आता है, श्रृंखला हमेशा फॉलो करनी चाहिए, अपने ही बॉस को हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए। और ये लाइन ऑफ कमांड को हमने नाम दिया बच्चों स्केलर चेन। स्केलर चेन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि स्मूथ वर्क से काम चलता है और इससे मेंटेन होता है पूरा ऑर्डर, पूरा सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहता है। मगर फिलहाल सबका अगला कहना ये है बच्चों कि अगर इमरजेंसी आती है तो स्केलर चेन को तोड़ा जा सकता है, और इसीलिए इसको एक गैंग प्लान की मदद से तोड़ा जा सकता है। देखो डायग्राम में एफ को हमने एक इमेजिनरी ब्रिज जिसको हम गैंग प्लान कहते हैं उससे जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, पी से जोड़ दिया। तो मतलब एफ और पी के बीच में हमने एक ब्रिज बनाया, उसको नाम दिया गैंग प्लांग, और उसके तहत मैनेजमेंट ने अलाउ किया कि एफ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है किसको, पी को, इन केस ऑफ इमरजेंसी। फ़ायदा किसका हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का। क्या बच गया, टाइम, मनी, एनर्जी एंड पेपर वर्क क्या हो गया, बच गया। अंडरस्टूड। तो अगर एग्जाम्पल दिया जाए इसमें बच्चों, तो मान लो कि एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ गई एफ़ के पास जापान से एक ऑर्डर आ गई है जिसमें उनका कहना है कि जो हमें कलर चाहिए वो आप बनाते नहीं हो, अगर आप वो कलर बनाओगे तो फिर हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं 100 करोड़ का। और उसमें उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि हमें कल ही क्या करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए। तो पी सेक्शन जो है वो एक डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो पी काम कर रहा है वो निर्णय ले सकता है कि वो कलर बना सकता है या नहीं बना सकता। तो एफ़ कांटेक्ट करना चाहिए पी को। अभी देखो टाइम नहीं है, अब एफ़ बताएगा ई को, ई बताएगा डी को टाइम नहीं मिला, 2 घंटे के बाद उसने सी को बताया बी, और फिर वापस ए से एल, फिर एम एन, ये पूरा फॉलो करने जाएंगे तो 2-3 दिन तो निकल ही जाएंगे बच्चों, और अपनी ऑर्डर चली जाएगी। इसीलिए एफ़ डायरेक्टली पी को बोलेगा भाई ये तेरे से कलर बन सकता है क्या, तो पी बोलेगा हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बस बात ख़त्म हो गई। फिर बाद में अप्रूवल आप लेते रहो। तो अगर पी बोल रहा है कि ये कलर बन सकता है, फिर एफ डायरेक्टली बता सकता है लोगों को जापान के कि यस हम ये कलर बना सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम इस कलर में ढा सकते हैं और ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। फ़ायदा क्या हो गया, तुरंत चंद मिनटों में 100 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को क्या हो गया, मिल गया। अगर एफ को बोला जाता कि स्केलर चेन को ही फॉलो कर तू, तो हो सकता है कि 100 करोड़ का ऑर्डर कंपनी क्या कर सकती थी, लूज़ कर सकती थी, छोड़ सकती थी। समझ में आया अभी आप लोग को। आज हमने देखो बच्चों 4 पॉइंट पढ़े। एस्पिरिट डी कॉप्स, बराबर, मतलब स्पिरिट एक डेवलप करना मैनेजर का काम है, बहुत फ़ायदे होते हैं उससे। दूसरा डिसिप्लिन, हाई लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए, टॉप लेवल वाले ही दिखाना चाहिए डिसिप्लिन कितना है, बाकी नीचे वाले लोग तो समझ ही जाएंगे। डिसिप्लिन रहना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पहल करना, यस, पहल करने के लिए मैनेजर हमेशा इनकरेज करना चाहिए, उनकी आइडियाज़ की हौसला अफजाई करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है तो उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। और अभी का इम्पोर्टेंट जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है स्केलर चेन, वो भी हमने देखा कि लाइन ऑफ कमांड होना चाहिए, एक श्रृंखला होनी चाहिए अधिकारों की, और इस श्रृंखला अगर होती है, लाइन ऑफ कमांड अगर होता है तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इस लाइन ऑफ कमांड को कहते हैं बच्चों स्केलर चेन। स्केलर चेन की मदद से काम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली चलता है, उसके वजह से एक सिस्टम तैयार होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको मैंने ऑर्डर का नाम दिया। फिर एक ट्रायंगल निकाल सकते हो जहाँ पे आप ABCD यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको लिख के दिखाना चाहिए ABCD यहाँ पे, वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट आप बना लो स्केलर चेन। फिर
फ्योल साहब कहते हैं कि स्केलर चेन को तोड़ा जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये कैसे करेंगे? इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मतलब बच्चों इमेजिनरी का ऑर्डर, मतलब अलाउ कर दिया है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो, ओके। उसका इतना टेंशन मत हो। गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक मतलब इमेजिनरी ब्रिज, मतलब एक ऑर्डर मिल गई, ओरल ऑर्डर मिल गई, काम आगे बढ़ो आगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ हमने बताया कि फ्योल का कहना है कि एफ को अलाउ करना चाहिए कि डायरेक्टली कांटेक्ट करे किसको? पी से इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसकी मदद से करेगा? विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक, मतलब उसको ई डी सी बी ए एल एम एन ओ ऐसा घूम के आने की ज़रूरत नहीं है, उसने शॉर्टकट मार दिया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया पी को, वो भी एग्री हो गया, ऑर्डर मिल गया। तो फ़ायदा क्या हो गया? इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी, एनर्जी एंड पेपर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगले 4 पॉइंट आपने पढ़ लिए बच्चों। अभी और 4 पॉइंट्स इसमें बाकी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप आराम से पढ़ो, कोई इसमें हमें दिक्कतें नहीं हैं। लॉकडाउन तो अभी और कंटिन्यू हो चुका है। आशा है आप सभी लोग अपने मॉम डैड, अपने भाई बहन के साथ घर पे सुरक्षित रहेंगे और सभी हिदायतों का आप पालन कर रहे होंगे। सो प्लीज़ टेक केयर। और एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि इन नोट्स को आप लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, नए शब्द जो आए हैं उनको याद करो, तो एज यूजुअल सेम रहेगा। आपका काम ही है, आप स्टूडेंट हो, याद रखो, छप्पर फाड़ के हमें पैसे कमाने अगर हैं तो अभी हमें छप्पर फाड़ के मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, गुड बाय फॉर टुडे बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डाउट सॉल्विंग लेक्चर में हम आपके सभी डाउट्स वापस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।